बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच खेला गया। पाकिस्तान को बड़ी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके अलावा दौरान न्यूजीलैंड के लिए भी T20 स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दी गई है। डिस्कशन करते हैं। हमें डिस्कशन के लिए हम पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड फॉर्मर चेयरमैन PCB और पाकिस्तान के दिलों के राजा रमीज़ हसन राजा, अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम इजहार भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का। अरबीज भाई, आपसे स्टार्ट करेंगे। पहले टेस्ट सीरीज के हवाले से बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान की अगर टर्बुलेंस की बात करें, क्रिकेट बोर्ड की बात करें, तो 29 ईयर से हम ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी हमारी अच्छी टीम भी गई बट नहीं जीत पाई। हमने देखा कि नया कैप्टन था, नई मैनेजमेंट थी, कोच नया था, लगता था स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी आई। अगर हम टीम सिलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो हमें उसमें नज़र आ रहा था कि कई प्रॉब्लम था। इम्पैक्ट की बात की गई, कैप्टन ने कहा कि हम बड़ी इम्पैक्टफुल क्रिकेट खेलेंगे, नज़र आएगा। सिलेक्शन में स्पिनर कोई नहीं हमने शामिल किया। ये ओवरऑल आप क्या समझते हैं, क्या क्या रीज़न बनी इस सारे डिबैकल की? देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है एक तो मुश्किल टेरिटरी है पाकिस्तान के लिए, कोई शक नहीं, बट ये एक जो ब्लॉक है ना, और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन को तो काबू पाना चाहिए ऐसी हिस्ट्री के ऊपर, और नए दरवाजे खुलने चाहिए, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं और ऑस्ट्रेलियन टैलेंट जो है ये एक्सपोज्ड है अब पाकिस्तानी प्लेयर्स के हिसाब से, क्योंकि लीग्स में खेलते हैं, वर्ल्ड कप्स में खेलते हैं, हर साल कोई ना कोई वर्ल्ड कप हो रहा होता है, आपको इनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस का पता है। और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कोई इम्पॉसिबल ये सिचुएशन नहीं थी कंडीशंस के हिसाब से। पहले 3 दिन बहुत अच्छी बैटिंग कंडीशंस, जी। तो ये सिर्फ कि जी हिस्ट्री हमारे अगेंस्ट है तो इसलिए हम हार गए हैं और इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये एक तो तासुर जो है ना, ये ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि ये एक यंग जनरेशन है, चाहे जितने मर्जी रूकी फास्ट बॉलिंग अटैक था या इनएक्सपीरियंस आप कह ले। मैं समझता हूँ कि जो भी आप समझते हैं 100 ओवर्स की बैटिंग के बाद दूसरी इनिंग्स में 31 ओवर्स में आउट हो जाना, ये अनएक्सेप्टेबल है। जी। और इसमें चाहे आप इंटेंट की बात कर ले, टेक्निक की बात कर ले, एक मेंटल ब्लॉक की बात कर लें, ओवरऑल जो एक टर्बुलेंस है उसकी वजह से मैं समझता हूँ बहुत कुछ हो रहा है। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये आप एक तरह से मिरर है जो कि क्रिकेट बोर्ड में या सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो नई टीम मैनेजमेंट आई है उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब चीज़ें जो है ये असरअंदाज होती हैं परफॉर्मेंस पे। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, इसमें 2-3 चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। हमने चले बैटिंग तो हमारी समहाउ ये 1.5-2 साल से यही लड़के खेल रहे हैं। टेस्ट की अगर बैटिंग की बात करें, बॉलिंग में अगर हम बात करें तो चलें वो ज़रा इनएक्सपीरियंस थी। बट उसमें हमने देखा कि 2-3 प्लेयर पे हम बहुत रिलाय करते हैं। जैसे शहनशाह अफरीदी का अगर देखा जाए तो पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ 2 विकेटें ले सके। बाबर आजम पे हम बहुत रिलाय करते हैं, वो हाँ। न्यूक्लियस पूरा उनके गिर्द घूमता है, तमाम उनके अगेंस्ट उनके गिर्द खेलते हैं। तो ये दोनों सीनियर प्रोज का रन्स ना करना और विकेट ना लेना, ये रीज़न है, या पुअर सिलेक्शन, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमने स्पिनर को ऐड नहीं किया या एक ऑलराउंडर के साथ जा सकते थे, ये रीज़न बनी? देखिए, ये एक तरह से सभी जो है ना वो कसूरवार हैं। ये एक या दो प्लेयर्स के ऊपर जो है ना आप बेस नहीं कर सकते टेस्ट मैच विन। ये एक तरह से एटीट्यूड होता है, एक आपका माहौल बनता है, फिर एक आपकी एक इंटेलिजेंस जो है उसको सामने लेके आना पड़ता है, क्योंकि आपको मुश्किल क्वेश्चंस जो है ना वो इंटेलिजेंस के थ्रू कई दफ़ा जवाब देने पड़ते हैं, टैक्टिक्स के हिसाब से जवाब देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 120 बॉल खेल लेते हैं जी। और आपको पता है कि आपकी इनिंग्स आगे आप नहीं धकेल रहे हैं, तो आपके पास फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो है ना वो आपके जेन में चलता है कि एक सर्वाइवल मोड से पाकिस्तान निकला ही नहीं इस टेस्ट मैच में। ऐसे लगता था कि अभी आउट हुए, अभी चौका पड़ा, अभी पार्टनरशिप लगी, अभी ऑस्ट्रेलिया जीता। ऐसे माइंडसेट के साथ आप टेस्ट मैचेस नहीं जीत सकते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना जरूरी है, शाहीन अफरीदी के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना जरूरी है। देखिए, ये दोनों लीडर्स हैं अपनी अपनी डिपार्टमेंट के, और इनको एग्जाम्पल भी सेट करनी है। मैं समझ सकता हूं कि बाबर आजम का इस वक्त जो ज़हनी हालात हैं वो ठीक नहीं है, आपसे कप्तानी छीन ली गई, पॉलिटिक्स हो रही है, और फिर शाहीन अफरीदी जो है वो मुझे अभी भी हाफ फिट दिख रहे हैं। तो ये जो ऐसी चीज़ों के साथ जब तक के
देखिए जो आर्टिस्ट होता है ना, कोई भी किताब लिखने वाला या पेंटर, इसको सुकून का माहौल चाहिए होता है। इसको ऐसी जगह पे जाके किताब लिखते हैं जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, जहाँ पे माहौल जो है ना वो बिल्कुल जैसे कि टाइम रुक जाता है। जी तो जब तक कि आप ऐसा विनिंग माहौल एनवायरनमेंट नहीं देंगे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और इस डगआउट में, तब तक आप ब्रिलियंस ना एक्सपेक्ट करें। बिल्कुल अच्छा रमीज़ भाई, हमने देखा कि एक तो पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की 10 विकेट्स हमने ले ली, बेशक वो 490 तक स्कोर ले गए। और उसके अलावा एक स्टेज ये भी थी कि जब पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था पहली इनिंग्स में, तो बाय द एंड ऑफ सेकंड डे हमारे सिर्फ 2 आउट थे, और थर्ड डे में भी इवन एक स्टेज ऐसी थी वी वर जस्ट 3 फॉर 181। उस वक्त लग रहा था कहीं ना कहीं हम टेस्ट मैच में है, लेकिन उसके बाद से ऐसा कोलैप्स हुआ। और कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये कंसंट्रेशन का, ये टेम्परामेंट का जो एक डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आपको कंसिस्टेंटली 4 डे खेल के आपका टीम में डेवलप होता है, वो लैकिंग किया कि आपने टेस्ट क्रिकेट में तमाम सेशन में, तमाम डेज में आपने वो मोमेंटम मेंटेन रखना होता है, या वो कंसंट्रेशन लेवल्स मेंटेन रखना होता है। देखो इज़हार, ये जो है ना ये गेम बिटवीन द ईयर्स भी खेली जाती है, और जो अच्छी क्रिकेट टीम्स है वो 2 इनिंग्स अच्छी खेलती हैं। ये नहीं हो सकता कि एक दिन आपका बड़ा ही एक फ्लैशी ब्रिलियंस आप देख ले और उसके बाद नोज डाइव आप कर जाएं बैटिंग और बॉलिंग में, फील्डिंग में। तो ये जो टेस्ट क्रिकेट है ना, ये डिमांडिंग एक चीज़ है, और इसके लिए ज़हनी एतबार से आपको स्ट्रेंथ चाहिए और टेक्निकल एतबार से बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये फर्स्ट क्लास का देखिए, हमारा तो म्यार, या जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही 80 ओवर की करा रहे हैं, मिड सीजन में रूल्स बदल रहे हैं, जी आपकी पिचेस अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आप एक हर्क्यूलियन परफॉर्मेंस देंगे एक ऐसी टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, तो मैं समझता हूं कि हम वैसे ही एक गलत फहमी का भी शिकार हो जाते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली टेस्ट क्रिकेट में मिड टीयर की टीम है, और अब हमें सर्वाइवल की गेम खेलनी है कि हम लोअर नंबर्स पे ना चले जाएं, बिकॉज मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एडवर्टाइज करने का यही एक जरिया रह गया है, थ्रू क्रिकेट, थ्रू दिस मीडियम। और अगर आप इसको सही तरह से गेम को नहीं खेलेंगे, इसको सही तरह से गवर्न नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट एक नई चीज क्रिएट करेंगे, तो ये खराब एडवर्टाइजमेंट होगी हमारी, और कुछ नहीं होगा। अच्छा रमीज भाई, एक इसमें इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। हमें एक क्लियर डिफरेंस नज़र आया कि स्किल लेवल का ऑस्ट्रेलियन साइड की, जैसे वो टेस्ट के भी चैंपियन है, टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं, वर्ल्ड कप के भी वो चैंपियन है, एक जो स्किल लेवल है उसमें बड़ा मैसिव डिफरेंस नज़र आया उनके। चाहे पेस बॉलिंग की बात करें, उनके बैटर की इंटेंट की बात करें, उनकी शॉट्स की बात करें, हमारी बड़ी लिमिटेड थी। और ये हमारे प्लेयर्स का 30-40 करके मुश्किल फेज निकाल के आउट होना, डोंट यू थिंक सो कि ये क्राइम है? और सेकेंडली आप ये बताइए कि अगर इम्पैक्ट डालना था, ऑस्ट्रेलियन की हिस्ट्री देखी हमने 90 से लेके अब तक, अगर किसी इंडिया जैसे इंडिया उनको जाके ऑस्ट्रेलिया में मारता है तो वो क्या करते हैं, उन पर अटैक करते हैं। तो इन बैटिंग की, कन्वेंशनल बैटिंग से तो आप नहीं जीत सकते। तो आपके ख्याल में क्या साइम अयूब जैसा बैटर एक ऑप्शन हो सकता है एक्स फैक्टर के तौर पे कि इसको डाल के हम भी कुछ कर पाए? देखिए, ये जो एक एग्रेशन है ना, वो डिपेंडेंट है आपके स्किल लेवल के ऊपर। जी ठीक है, आपका दिल तो चाहता है, माइंड भी एग्रेबल होगा, बट आपके पास वो फोर्स ही नहीं है, वो स्किल्स ही नहीं है, तो आप क्या फिर तेज खेलेंगे और आहिस्ता खेलेंगे? ये तो सर्वाइवल मोड में चले गए ना। यहाँ पे तो 20 करके और सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था, इसीलिए आउट हो गए, क्योंकि टेक्निकल एतबार से, स्किल लेवल के एतबार से बहुत पीछे हैं। फिर आप ये देखिए, आपने ऑस्ट्रेलिया की स्किल्स की बात की है, ये जो प्लेयर्स हैं ये सारे T20 भी खेलते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम। जी ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेशन में खेल रहे हैं। हमारे यहाँ तो मैं अभी पढ़ रहा था कि अंडर 19 के प्लेयर्स को अब T20 टूर्नामेंट से बैन कर दिया खेलने। बिल्कुल कर दिया गया जी। मुझे ये समझ नहीं आती है कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, जबकि 50 ओवर्स जो है वो T20 का रंग उसने अपना लिया है। टेस्ट क्रिकेट में 400 स्कोर हो रहे हैं एक दिन में। हम पीछे चाह रहे हैं बिल्कुल कि हमारा माइंडसेट आप और डिफेंसिव कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं 19 साल का लड़का हूं और मेरे में स्किल्स हैं तीनों फॉर्मेट खेलने की, तो मैं एक फॉर्मेट ब्लॉक करके दे रहा हूं आपको कि भाई आप कोशिश भी ना करें T20 का प्लेयर बनने के लिए, क्योंकि सपोजिटली आपकी टेक्निक खराब हो जाती है। तो ठीक है, फिर T20 का वर्ल्ड कप क्यों होता है? बिल्कुल सही। T20 का वर्ल्ड, और पाकिस्तान एक ही फॉर्मेट में नेचुरली गिफ्टेड है, क्योंकि T20 फॉर्मेट है। ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी आई थिंक पीछे जब बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, जब आप इस तरह की आपकी रूल्स रेगुलेशंस के तहत आप टैलेंट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इट्स अ नो ब्रेनर कि आप डिजास्टर की तरफ चल पड़े। बिल्कुल।
अच्छा रमीत भाई, अगर हम टैलेंट की या जिस तरह बात करें तो आज T20 जो स्क्वाड है अगेंस्ट जो T20 सीरीज होगी न्यूजीलैंड की, उसके भी अनाउंस कर दिया गया है। उसमें अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली शहनशाह अफरीदी कैप्टन है और उनकी पहली असाइनमेंट होगी एज ए कैप्टन। उसमें आमिर जमाल को चांस दिया गया है, अब्बास अफरीदी को चांस मिला, अबरार को T20 में पहली दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाकी पुराने लड़के हैं, हसीबुल्लाह को चांस दे दिया गया है, और साहबजादा फरहान, उसाइम अयूब ऑब्वियसली पहले एक दफ़ा अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल चुके हैं। तो ये जो 6-7 लड़कों का पूल है यंगस्टर का, इनका कैसे देखते हैं? बकौल ऑब्वियसली मैनेजमेंट तो यही कह रही है कि हमने यंगस्टर को भी साथ ग्रूम करना है, हम लेके आ रहे हैं, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे देखते हैं आप? या देखें, ये सारा मैं मान सकता हूँ कि बड़ी ऑनेस्ट अगर इंटेंशंस हो ना, तो ये बहुत वेलकम करना चाहिए, बट ऑनेस्ट इंटेंशंस नहीं है ये। आपने वो लीक तो सुन ही लिया जो कि ज़का अशरफ का है, उसमें आपको आइडिया हो रहा है कि किस तरह से ये गेम गवर्न हो रही है। यानी कि प्लेयर पार को तोड़ने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। प्लेयर पार क्यों तोड़ रहे हैं आप? मैं सवाल ये करना, अगर है भी, क्या वो फिक्सिंग कर रहे हैं मैचेस? वो तो आपके बेस्ट आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं व्हाइट बॉल में, और आप बाबर आजम को व्हाइट बॉल क्रिकेट से हटाना चाह रहे हैं और उसको टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना के भेज रहे थे ऑस्ट्रेलिया, ताकि वो और वहां पे हार के जलील होके और उसको बाहर कर दें। तो इनकी ऑनेस्ट इंटेंशन ही नहीं है, और ये इसीलिए ये टीम तितर बितर इन्होंने कर दी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं ये प्लेयर्स, और कप्तान का पूरा हक है कि एक दो ऐसे प्लेयर्स वो खिलाए जिन पर उनको कॉन्फिडेंस है, चाहे आप उसको यारी दोस्ती कह लें या कॉन्फिडेंस कह लें। इमरान खान के होते हुए या जितने भी ग्रेट लीडर्स रहे हैं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो एक दो को हमेशा इसलिए खिलाते थे कि एक गट फीलिंग थी कि ये मुझे करके देगा, इररिस्पेक्टिव कि उसने फर्स्ट क्लास में कुछ किया है या नहीं किया, या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो ये जो आप नए प्लेयर्स को अगर इंट्रोड्यूस भी कराना है, तो ये आप घर पे कराएं ना। ये न्यूजीलैंड में कंडीशंस ऐसे ही है जैसे कि आप ने वहां भिजवा दिया अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक नई टीम को शारजा जैसी पिच के ऊपर, और हार के सीरीज आ गया और कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है लॉसेस। वर्ल्ड कप खराब गया है, ऑस्ट्रेलियन सीरीज खराब जा रही है, न्यूजीलैंड सीरीज खराब हुई, तो आप मुझे ये बताएंगे देखेगा कौन क्रिकेट? ये क्या फलसफा चलेगा कि जी आपने 7 नए प्लेयर्स भिजवा दिए थे तो इसलिए हम हार गए? कोई नहीं मानेगा। आजकल जो आपकी सेकेंड इन लाइन है ना, वो आपको इंडिया की तरह जब तक नहीं होती है, उतना टैलेंट नहीं होता है कि कोहली को वहां पे आप टफ टाइम दे सके सिलेक्शन के ऊपर, तब तक ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नाकारा होंगे। रमीज़ भाई, स्क्वाड तो इरफान भाई ने आपसे शेयर कर ही लिया है। तो आपका ख्याल है अभी जून जुलाई में वर्ल्ड कप भी आना है T20 का, तो क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए कि उसके लिए बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके हमारे खिलाड़ियों के लिए? देखें, सबसे पहले तो बॉन्डिंग दोबारा से होने की जरूरत है। इस वक्त बड़ा फर्क है माइंडसेट में, जो कि टीम मैनेजमेंट है, जो सिलेक्शन है, जो क्रिकेट बोर्ड है, वर्सेस द प्लेयर्स। अब देखें ना, आप रिजवान को सिर्फ इसलिए सपोजिटली आपने साइडलाइन किया है कि वो एक एजेंट के साथ काम करते हैं। मतलब कोई तुक बनती है इस चीज की? कोई आजकल की डे एंड एज में आप मुझे ये बताएं कि ये इस चीज के ऊपर कौन मानेगा कि आपकी सिलेक्शन हो रही है कि आपकी टीम को तोड़ दिया जाए, बॉन्ड इसका अनबॉन्ड कर दिया जाए, और फिर उसके बाद नए लड़कों को प्रेजेंट कर दिया जाए और उनको शेर के डेन में डाल दिया जाए, और उसके बाद फिर सारा माहौल जो है आप उसमें एक एंग्जाइटी क्रिएट कर दें। अच्छा रमीत भाई, मैं लास्टली एक चीज जानना चाहेंगे क्योंकि फिर ब्रेक के लिए जाना है, ये जानना चाहेंगे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात की जाती है। हमने देखा कि इंजमामुल हक पे इन्होंने ऑब्वियसली कमेटी बनाई, उसका रिप्लाई नहीं अभी तक हमें पता चला कि क्या डिसीजन लिया गया। बाबर को हटाया गया, एक ऑब्वियसली एक रिपोर्ट आनी चाहिए थी, क्या क्या ब्लंडर हुए, क्या वो चीज़ नहीं आई। अभी 2 दिन पहले आपने एक ऑडियो लीक भी सुनी होगी और जो ज़का अशरफ साहब बात कर रहे थे। ये सारे जो टर्बुलेंस है, ये प्रॉब्लम है, आप ये जो डायरेक्शन जा रही है टीम की और बोर्ड की, इस साइड को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले आपने सिलेक्शन में एक मैसिव गलती ये की कि आप सलमान बट को वापस ले आए एज अ सिलेक्टर। फिर उसके बाद आपने जो टीम डायरेक्टर है वो कहते हैं अंडर 19 के प्लेयर्स मैंने बैन कर दिए T20 खेलने से। फिर उसके बाद चेयरमैन ऑफ द बोर्ड की लीग कन्वर्सेशन आ जाती है, जिस तो कि प्लेयर पार सपोजिटली को तोड़ना चाह रहे हैं, बिकॉज एक एजेंट के साथ 8 प्लेयर्स मिले हुए हैं और उनको ये पसंद नहीं है। कोई क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। वो अभी आए हैं, उनको इतना नापसंद वो एजेंट हो गया है सडनली कि ये समझते हैं कि ये हाउ डेयर ही वाली सिचुएशन में आके और उन्होंने
ऐसा जबरदस्त कुरारा मारा है कि सबके कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क कर दिया, और पाकिस्तान टीम का जो एक तरह से डिरेल करने में सबसे नुमाया किरदार उनका है। बिल्कुल फिर हम कहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो नोज डाइव क्यों कर गया। बिल्कुल ठीक है। नवीद भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दोबारा अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, दो तीन हमने चीज़ें डिस्कस की ब्रेक से पहले। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की थोड़ी बात कर लेते, लेकिन उससे पहले मैं न्यूजीलैंड की जो हमारी वुमेन टीम है उन्होंने भी विक्ट्री हासिल की और सुपर ओवर में मैच किया। एक तो वो बड़ी शानदार, मेरा ख्याल है पूरी प्राउड मोमेंट है कि अब हमारी ख़वातीन जो हैं उन्होंने भी विक्ट्रीज लेना शुरू कर दिए। एक तो उस हवाले से कैसे देखते हैं, और दूसरा हमने देखा कि जो एशिया कप हुआ अंडर 19 का, बांग्लादेश ने वो विक्ट्री हासिल की। दोनों के हवाले से अगर देखिए ये बड़ी इट्स अ गुड साइन कि हमारी विमेन क्रिकेट टीम भी विक्ट्रीज लेने लगी है, और वो भी ओवरसीज़ विक्ट्रीज लेने लगी हैं। न्यूजीलैंड में जाके डाउन अंडर उनकी टीम को उनके होम में हराना, पहले T20 की सीरीज़ रही, ODI में भी बेशक सीरीज़ नहीं जीत सके लेकिन आखिरी मैच उन्होंने जीता, और बड़ा जो उससे पिछला मैच था वो भी बड़ा क्लोज गया। तो कंपेटिटिव हो रही हैं, और हमारी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है विमेन क्रिकेट टीम की वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। इसमें जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो कैप्टनसी का रोल है वो बड़ा क्रूशल रहा है। निदा डार जब से कैप्टन आई है, उन्होंने एक एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट किया है। इस सीरीज़ में तो पहले इंजर होगी, लेकिन जो एक इम्प्रिंट होता है किसी भी कैप्टन का, किसी भी लीडर का, वो नज़र आ रहा है विमेंस टीम में। दूसरा जो एशिया कप है, मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग ये है कि हम सेमीफाइनल में यूएई से हार गए। ये एज अ पाकिस्तानी 110-15 पे हमारे सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, और फिर पूरा कोलैप्स देखा हमने। 50 नेक्स्ट पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि यूएई जो कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन भी नहीं है, उससे हम सेमीफाइनल में आ गए। लेकिन क्रेडिट टू बोथ द फाइनलिस्ट के दोनों ऐसी टीम्स हैं जिनकी जो सीनियर टीम तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी, लेकिन जो उनकी अंडर 19 टीम है, चाहे बांग्लादेश है चाहे यूएई है, वो फाइनल तक गए, और फिर बांग्लादेश ने यूएई को हराया। तो ये बांग्लादेश के लिए भी जो बड़ा एक ट्रॉफी हराया 185 रन्स के माध्यम से कन्विंसिंगली हराया, और तो ट्रॉफी इस तरह जीतना, दिस इज अ गुड साइन फॉर बांग्लादेश की टीम एज वेल। उनकी टीम के लिए, उनकी कंट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है कि अगर ये बच्चे आज अंडर 19 जीते तो ऑब्वियसली कल ये फ्यूचर है, तो इन्हीं पे अगर वो थोड़ा बैंक करेंगे, इनको एंडोर्स करेंगे, तो वो फ्यूचर में जाके नेशनल साइड के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा टेस्ट सीरीज पे आप क्विकली बात कर लेते हैं। बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, अगेन हम हर दफ़ा बात करते हैं, दावे करते हैं, रिजल्ट समहाउ सेम आता है, और ये पाकिस्तान है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट सेकंड हाईएस्ट डिफीट हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। फैक्टर्स हमने कुछ रमीज़ भाई से भी डिस्कस किए, आपकी एक तो नज़र में क्या है, दूसरा ये क्या हम मेयर स्टेटमेंट ही देंगे, जो पॉजिटिव की बात करते हैं, इंटेंट क्रिकेट की बात करते हैं, इम्पैक्ट डालेंगे उसकी बात करते हैं, जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो स्किल लेवल का इतना बड़ा वास्ट हमें डिफरेंस नज़र आता है कि हम उसको कहीं मैचअप नहीं कर पाते। तो आपके ख्याल में क्या बेसिक रीज़न बनी इस सारी डिफीट की? देखिए, एक तो टेस्ट क्रिकेट में मेंटल टफनेस बहुत मैटर करती है। पहले 2 डेज में जो टेस्ट हुआ ये पर्थ में, पाकिस्तान देवर इन द गेम। एक तो बहुत जो इम्पोर्टेंट साइन में जिसको फिर भी हमने छोटे मोटे जो पॉजिटिव्स निकालने होते हैं, उसमें देखा कि देवर एबल टू टेक 10 विकेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में। नॉर्मली जब इस तरह के टेस्ट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया 500-600 स्कोर करने के बाद डिक्लेयर ही करती है। तो ये एक अच्छा साइन था कि एक तो पाकिस्तान ने उनको ऑल आउट किया, उसके अलावा हमारा एक यंगस्टर था जो डेब्यू कर रहा था, उसने 6 विकेट्स ली, और जो दोनों डेब्यूटेंट ने बड़ी अच्छी बॉलिंग उसने 6 विकेट्स ली पहली इनिंग्स में। और दूसरा दिन जो था, तब भी जो हमारे ओपनर्स थे उन्होंने एक टफ स्टांस, उन्होंने टफ बैटिंग की, और एक मुनासिब किस्म का स्टार्ट दिया। 73 पे पहली विकेट गिरी, फिर शान मसूद 123 के करीब आउट हुए। तो उस टाइम तक डे 2 के एंड तक वी वर इन द गेम। और डे 3 भी जब शुरू हुआ, एक स्टेज था जब आपने देखा होगा कि नाइट वॉचमैन खुरम शहजाद को भेजा, वो तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन एक स्टेज ही व्हेन वी वर 3 फॉर 181, बाबर सेटल हो गए थे और इमामुल हक खेल रहे थे। तो उस टाइम लग रहा था कि शायद हम 400 साढ़े 400 तक स्कोर स्ट्रेच कर लेंगे और ऑस्ट्रेलिया को कंपटीशन देंगे। उसके बाद से जो बैटिंग कोलैप्स हुआ है, दैट इज़ टोटली अनजस्टिफाइड, दैट इज़ टोटली इनएक्सप्लिकेबल। और ये पाकिस्तान की बैटिंग का एक बड़ा रेगुलर फीचर नज़र आता है कि बाज़ औक़ात कोई एक डोमिनेटिंग ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ जब कोई एक आधी विकेट गिरती है, उसके खिलाफ जो आने वाले होते हैं उनमें इतनी रेजिलियंस, इतनी रेजिस्टेंस नज़र नहीं आई। और उसके विद इन 60-70 स्कोर्स आप 181 फॉर 3 थे और 270 पे आप ऑल आउट हो गए। तो 7 विकेट आपने सिर्फ 70-80 स्कोर के ऊपर दी। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग में बैटिंग करने है,
उस टाइम वो एक कमांडिंग पोजीशन में चले गए हुए थे, जी तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको 400 450 का टोटल देंगे, और आप उनका कॉन्फिडेंस देखें कि उन्होंने 450 का टोटल, इतना भी बहुत ज़्यादा टोटल नहीं होता, और अभी काफ़ी टाइम पड़ा था, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर जल्दी कर दिया ताकि अपने बॉलर्स को ज़्यादा टाइम दे सकें जी उनको पाकिस्तान को ऑल आउट करने मुझे के। याद आ रही थी रशीद शफीक की इनिंग्स, तब भी समहाउ 450 के करीब इन्होंने टारगेट दिया था और रशीद शफीक ने बड़ी शानदार और यासर शाह ने सेंचुरी की, और एक दफ़ा हम तो लगा कि पाकिस्तान शायद ये मैच जीत जाएगा, बट इवेंचुअली उसको स्क्वीज अप नहीं कर पाए। थोड़ी सी बात हम जाने से पहले अगर हम T20 स्क्वाड के वाले से भी करें, तो जिस तरह हमने देखा कि यंगस्टर की बात की कि यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक ये भी बात हो रही थी कि बाबर रिजवान को रेस्ट दिया जाएगा, और जब पहले टेस्ट में डिफीट हुई, बुरी तरह डिफीट हुई, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपनी साख्त को भी बचाना है, और साथ ही इन्होंने अपने सीनियर प्रोस को भी डाल दिया। अब बाबर भी है, रिजवान भी है, बट अच्छी चीज़ यह है 17 रुकनी स्क्वाड है, यंगस्टर भी हैं। साहबजादा फरहान लास्ट 3 ईयर्स से हम देख रहे हैं हाईएस्ट रन गेटर हैं T20 फॉर्मेट में, और साइम अयूब को भी रखा गया। अब्बास हफीदी लास्ट PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। तो ये जो परफॉर्मर को डाला गया, हसीबुल्ला की बात करें, ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये अच्छी बात है कि जो डोमेस्टिक में अच्छा खेले आप उनको मौका दे रहे हैं। एक बंदा जो मेरे ख्याल में मिस हुआ है वो अहमद शहजाद है। वो हाँ काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे कि पहले उन्हें PSL के लिए सेलेक्ट नहीं किया। वो कह रहे थे कि वो T10 खेलने जा सकते थे यूएई, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक में को पे फोकस करने को तरजीह दी। तो ये एक मिस आउट हुए हैं। दूसरा मोहम्मद हारिस, जी मोहम्मद हारिस को भी मौका, जहाँ हम साइम अयूब को मौका दे रहे हैं वहाँ मोहम्मद हारिस को भी मौका देना चाहिए था। वो भी एक ऐसे यंगस्टर है जिनके पास पोटेंशियल है। और रही बात बाबर और रिजवान की, आपने अगर यंगस्टर्स को बेड इन करना है तो आपने मिक्स एंड मैच रखना है। जी आप ऑल टुगेदर एक यंगस्टर्स फील्ड स्क्वाड भेज देंगे, जिस तरह आपने यूएई में भेजा था अफगानिस्तान के खिलाफ, जी वो कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं होते, और उससे जो यंगस्टर्स की प्रोग्रेस है वो भी, उस पे भी रोड ब्लॉक्स आते हैं। तो एक और अच्छा इसमें कि उन्होंने मिक्स एंड मैच करके इन्होंने आइडली squad किया। बिल्कुल यही सिनेरियो होना चाहिए। और जिस तरह अगर आप इंग्लैंड की बात करें या वेस्ट इंडीज की बात करें, वो सीरीज ने अपने काफी 8-9 प्लेयरों को नहीं खिलाया, तो फिर आप अगर हार मिलती भी है तो उसको ऑब्जॉर्व करना चाहिए, डाइजेस्ट करना चाहिए, और फिर पेशेंस भी रखना चाहिए, जो कि हम समहाउ नहीं कर पाते। हजार भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।